नमस्कार, आप देख रहे हैं 2 दूनी 4 बज चुके हैं और आज रोज की तरह श्वेता और अनंत तो नहीं, लेकिन श्वेता और शिखा आज मौजूद है आपके सामने। तमाम वो बड़ी खबरें हम लेकर आए हैं जो बनी है सुर्खियां। तो शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जो कि नोएडा से आई हुई है। नोएडा सेक्टर 93A में बने सुपरटेक ट्विन टावर को 28 अगस्त को गिराया जाएगा। इससे पहले सभी विभाग अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। टावर को गिराने को लेकर चल रही तैयारियों के साथ ट्रैफिक डायवर्जन का भी पूरा प्लान बन गया है। आपको बता दें, डायवर्जन को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है ताकि उस दिन लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। लोगों को वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। बिल्कुल, और देखिए 28 अगस्त को तकरीबन 2:30 बजे टावर T16 और T17 को ध्वस्त किया जाएगा। ऐसे में कुछ मार्ग को प्रतिबंधित कर दिया गया है। डायवर्जन के साथ साथ पार्किंग की भी व्यवस्था की जाएगी। ट्विन टावर धराशायी होने को लेकर के 26 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। धारा 144 के तहत ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यदि कोई ऐसा करता है तो वो दंडनीय अपराध होने वाला है। डायवर्जन के लिए की बात करें तो हमने 2 अप्रोच अपनाया है। एक है नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे का डायवर्जन और दूसरा है जहां हम खड़े हैं उससे जुड़े हुए सड़कों का डायवर्जन। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे को लेकर लगातार बातचीत हो रही कि कितने घंटे रहेंगे, बंद रहेंगे, क्या स्थिति रहेगी। तो मैं बताना चाहूंगा, जो समय ब्लास्ट का है, जो कि दोपहर का समय है, ब्लास्ट से जब हमें अंदर से बताया जाएगा तो 15 मिनट पहले एक्सप्रेसवे को रोका जाएगा और ब्लास्ट के बाद उम्मीद करता हूं कि 10 या 15 मिनट में जैसे ही अंदर से हमें सूचना मिलेगी हम खोल देंगे। देखिए शिखा, जब मैं इस जगह पर गई थी और लोगों से बातचीत की थी, क्योंकि एक बार फिर से हम दर्शकों को बता दें कि देखिए भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है जबकि इतना ऊंचा टावर डेमोलिश किया जाएगा, तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए लोगों के मन में थोड़ा सा खौफ है, कई सवाल भी हैं। हालांकि जो 2 कंपनियां ऐसे मिलकर अंजाम देने वाली है, एक साउथ अफ्रीकन कंपनी है जेट डेमोलिशंस, बाकायदा उसकी पूरी टीम 6 महीने से यहां पर मौजूद है, भारत में मौजूद है, और जो दूसरी एडिफिस इंजीनियरिंग जो भारत की कंपनी है वो इंप्लीमेंटेशन का पार्ट देख रही है। तो दोनों ने बाकायदा ये कहा है कि 100% उन्हें विश्वास है कि अच्छी तरह से और डेमोलिशन किया जाएगा। आसपास जो टावर्स हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, उसे नुकसान नहीं होगा, लेकिन हां, लोगों के मन में सवाल यहां पर जरूर हैं। बिल्कुल श्वेता, और लगातार हमारे रिपोर्टर्स भी इस पूरे मामले को बड़ी गहराई से देखते रहे हैं। और श्वेता, जैसे कि आपने कहा, लोगों के लिए भी एडवाइजरी यहाँ पे जारी किया गया है, क्योंकि आसपास जो लोग यहाँ रह रहे हैं अलग अलग बिल्डिंग्स में, वो भी अब अपने घर से निकलने की पूरी तैयारी में है। बिल्कुल। अभिषेक आनंद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, अब महज 2 दिन बचे हैं, या फिर कह लीजिए सिर्फ आज और कल का दिन है, रविवार के दिन डेमोलिश हो जाना है ये ट्विन टावर। इस वक्त वहां पर क्या कुछ चल रहा है? क्या जेट डेमोलिशंस और एडिफिस इंजीनियरिंग की टीम अभी भी वहां पर मौजूद है? जी बिल्कुल श्वेता, अभी इसके अंदर ही जो जेट डेमोलिशन के और एडिफिस की टीम्स हैं वो अंदर ही हैं। जो फाइनल मोमेंट्स के टच हैं वो दिए जा रहे हैं। ये पूरे टावर के जहां जहां पर विस्फोटक लगे हैं उन सब के जो फ्यूज हैं उसकी चेकिंग की जा रही है। कोई भी जानवर अंदर ना हो, ताकि किसी भी तरीके से फ्यूज से या वायर से छेड़खानी ना हो पाए, इसकी पूरी तस्दीक की गई है। इसकी पूरी तस्दीक करने के लिए एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट संजय महापात्रा को भी बुलाया गया था, वो हमारे साथ हैं यहाँ पर। सर, अंदर आपको बुलाया गया था, जानवर कोई अंदर नहीं रह जाए इसलिए आप क्या अंदर गए थे, क्या हुआ? सर, हम अंदर गए थे, लेकिन बिल्डिंग ऑलरेडी चार्ज है। हम चारों तरफ जो कैंपस है, पूरा कैंपस हमने पूरा घुमा, हमारे टीम के साथ घुमा, करीब 10 लोग हम थे। वहां पे हमें कोई जानवर को नहीं मिला, लेकिन वो अंदर पूरा जो इनका टीम है, जो डिमोलिश कर इनका टीम है, पूरा वहाँ काम में लगे हुए हैं। और पूरा सेफ्टी के साथ हम वहां गए, हमें सेफ्टी के साथ पूरा कैप पहना के, जैकेट पहना के हम अंदर लेके गया, और जिसके वजह से हम पूरा देखा कि कोई एनिमल्स वहां नहीं है। पूरा क्लीन है, सैनिटाइज कर पूरा सैनिटाइज है, नो एनिमल्स है। जो एनिमल्स थे सारी वहां से रिमूव हो चुके हैं। बाहर जो थे वो सब बाहर जो एनिमल्स थे वो रिमूव हो चुके हैं। कुछ हद तक जो एनिमल्स रह गए, हम उसके लिए हमारा प्लान है कि करीब 30-40 वॉलंटियर्स होंगे, पूरा इंटायर एरिया को हम बैरिकेड करेंगे। तो ये इस तरीके से श्वेता अभी काम चल रहा है। एक एक स्टेप फूंक फूंक के कदम जिसको कहा जाता है वो रखा जा रहा है। किसी भी तरीके की छेड़खानी फ्यूज से या वायर से ना हो जाए, इसका ध्यान रखा जा रहा है। बिल्कुल ठीक है अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, और लगातार इस खबर पर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। चलिए अब सियासी खबरों का रुख कर लेते हैं। देखिए, पिछले काफी दिनों से पार्टी से नाराज चल रहे गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से अब इस्तीफा दे दिया है। पिछले दिनों ही उन्होंने प्रचार समिति से इस्तीफा दिया था और बताया जा रहा है कि पार्टी के नेता उन्हें काफी दिनों से मनाने की लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज आखिरकार उन्होंने पार्टी की अंतरिम
अध्यक्ष सोनिया गांधी को 5 पन्नों का इस्तीफा सौंप ही दिया। अपने इस्तीफे में उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ नाराजगी जताते हुए कहा कि वो अपने करीबी नेताओं से घिरे हुए हैं। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि राहुल अपने इर्द गिर्द अनुभवहीन नेताओं को रखते हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद के इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा है कि गुलाम नबी का इस समय इस्तीफा देना दुर्भाग्यपूर्ण है। उनका इस्तीफा हमारे लिए दुख की बात है। ये वक्त गरीबों की आवाज उठाने का था, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस इस समय सरकार के खिलाफ जोरदार अभियान चला रही है, उनको साथ होना चाहिए था। तो आपको बता दें, एक एक करके कहते हैं ना कि बिछड़े सभी बारी बारी, तो इसी तरह से कपिल सिब्बल भी बिछड़ गए। बहुत बड़े नेता, कद्दावर नेता, मतलब ये शिखा कुछ ऐसे नाम है ना जो हमेशा कांग्रेस के ही साथ जोड़ करके देखे गए थे। अब ये भी समझ में नहीं आता है कि वो वाकई अब दूसरी पार्टी में चले गए, ये विश्वास करना मुश्किल होता है। ऐसे ही गुलाम नबी आजाद भी इतने बड़े नेता और कांग्रेस से ही शुरुआत से ये जुड़े रहे हैं, उनका इस्तीफा देना वाकई पार्टी के लिए भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे में अजय माकन ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। ये बड़े अत्यंत दुख की बात है कि एक ऐसे समय में जब कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में पूरे की पूरी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता संगठन सड़क के ऊपर महंगाई, बेरोजगारी और ध्रुवीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोगों ने 4 सितंबर को महंगाई पर हल्ला बोल की राष्ट्रीय रैली हम लोगों ने दिल्ली में रामलीला मैदान में रखा है और 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा, जो कि महंगाई, बेरोजगारी और ध्रुवीकरण के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ सीधी सीधी लड़ाई है। हम लोगों ने 29 तारीख को 22 प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे के पूरे देश में रखे हैं। 5 सितंबर को 32 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पूरे देश में इसके लिए रखे हैं। दुख की बात यह है, अत्यंत दुख की बात यह है कि गुलाम नबी आजाद साहब ने ऐसे समय में कांग्रेस को छोड़ने का और इस लड़ाई के अंदर साथ छोड़ने का फैसला किया है। आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने पर जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला का भी बयान सामने आया है। साथ ही बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया दी गई है। जरूर, इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस को एक धक्का लगा तब से ही, जब से वो 32 लोगों ने वो चिट्ठी लिखी, तब से ही धक्का लगा है, ऐसी बात नहीं है। इन्हें जिन्होंने छोड़ रखा है, इनको फिर से सोचना चाहिए और कांग्रेस की लीडरशिप को यह सोचना चाहिए कि इन कदावर लीडरों को कैसे वापस ला सकें। इनसे बात करें, इनकी दिलों की बात को सुनने की कोशिश करें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। गुलाम नबी आजाद साहब ने कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र दिया है। ये कांग्रेस पार्टी का एक इंटरनल मामला है, उनकी अपनी आंतरिक राजनीति है। लेकिन जिस प्रकार त्याग पत्र देते समय श्री गुलाम नबी आजाद साहब ने कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। और अब बात उस खबर की जो इन दिनों खूब सुर्खियों में रहा। देखिए, दिल्ली की नई शराब नीति को लेकर के उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ सीबीआई ने इस मामले में जांच शुरू कर दिया है और आम आदमी पार्टी के नेताओं की परेशानी बढ़ा दी है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी दिल्ली सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पिछले कुछ समय से लगातार बीजेपी आम आदमी पार्टी पर नई शराब नीति में गड़बड़ी का आरोप लगा रही है और इसी कड़ी में आज भी बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और आम आदमी पार्टी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि वहीं आज दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। नई शराब नीति, उप मुख्यमंत्री के आवास पर छापे, आप विधायकों को पार्टी छोड़ने के लिए 20-20 करोड़ के कथित ऑफर समेत दूसरे सियासी मसलों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर रहे। पक्ष विपक्ष के बीच जोरदार हंगामा देखने को मिला। वरिष्ठ वकील और बीजेपी नेता नलिन कोहली ने भी भ्रष्टाचार को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। दिल्ली की शराब नीति पे जो गंभीर प्रश्न है और जिसकी सीबीआई जांच कर रही है, एक्साइज और शराब नीति को पर एक शब्द नहीं बोल रहे, बाकी दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। जवाब तो उस पर ही देना चाहिए और उसके साथ एक जवाब और जुड़ता है, भाई अगर आपकी नीति इतनी अच्छी थी तो उसे वापस क्यों लिया आपने। साथ साथ हर रोज टीवी के ऊपर में अलग अलग बयान, कभी कहते सिर्फ 850 दुकान थे, कभी कहते 464 दुकान थे, कभी कहते 550 दुकान थे।
तो हर समय आंकड़े बदल रहे हैं, इससे और स्पष्ट होता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। उनकी नीति में कोई खोट था, इसीलिए उसकी जांच होनी चाहिए, और वो बौखला गए हैं, इसीलिए शराब नीति को छोड़ के हर विषय पे बोल रहे हैं। अवैध खनन पट्टा आवंटित करने के मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुश्किल में है। जी हां, उनके विधानसभा सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा है। चुनाव आयोग की ओर से राज्यपाल को इस संबंध में अपनी राय भेजने के साथ ही झारखंड में सियासी हलचल बढ़ गई है। सीएम हेमंत सोरेन की कुर्सी बचेगी या जाएगी, इस पर आज राज्यपाल रमेश बैस फैसला लेंगे। दरअसल खनिज घोटाला मामले में चुनाव आयोग ने सोरेन की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की है। बिल्कुल, और देखिए झारखंड की सियासत में इस बात की भी चर्चा हो रही है कि अगर आज हेमंत सोरेन को सीएम पद छोड़ना पड़ा तो उनकी जगह कौन लेगा। और कहा यह भी जा रहा है कि हेमंत की पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम की कुर्सी पर काबिज किया जा सकता है। आपको बता दें, कल्पना सोरेन ओडिशा के मयूरभंज की एक बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करती है। साथ ही आज रांची में महागठबंधन की बैठक बुलाई गई और पूरे मामले पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा है कि अगर सीएम सोरेन को विधायक के रूप में अयोग्य घोषित किया गया तो वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। बिल्कुल, साथ ही आपको बता दें कि जेएमएम नेता सुप्रिय भट्टाचार्य क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। कि हम 50 से ज्यादा विधायकों का समर्थन हम लोगों के साथ है। भाजपा के भी बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में हैं। अच्छा, भाजपा के लोग हैं? भाजपा के लोग भी हमारे संपर्क में हैं और हमको लगता है सरकार पूरे मजबूती के साथ हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में अपना कार्यकाल पूरा करेगी। मतलब 50 से ज्यादा आंकड़ा है आपका? 50 से बहुत ज्यादा आंकड़ा। बीजेपी के लोग भी आएंगे, ऐसी संभावना जैसे लग रहा है, जैसे कह रहे हैं? बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग कल से ही व्याकुल है, जो यहाँ के मूलवासी हैं, जो यहाँ के आदिवासी हैं। ये एमएलए है दादा? ये सभी विधायक गण हैं। और अब बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। साल 2007 में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मुकदमा चलाने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने अब खारिज कर दिया है। योगी आदित्यनाथ पर साल 2007 में भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा था, जब वो गोरखपुर के सांसद थे। दरअसल 27 जनवरी 2007 को गोरखपुर में सांप्रदायिक दंगा हुआ था और इस हिंसा में 2 लोगों की मौत और कई लोग घायल हुए थे। आपको बता दें कि इस दंगे के लिए योगी आदित्यनाथ के साथ उस दौरान विधायक रहे राधा मोहन दास अग्रवाल और गोरखपुर के तत्कालीन मेयर अंजू चौधरी पर भी भड़काऊ भाषण देने और दंगा भड़काने का आरोप लगा था। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के कई नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद राज्य सरकार ने मामले की जांच सीबीसीआईडी को सौंपी थी, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने इसे किसी अन्य एजेंसी को सौंपे जाने की मांग की थी। और देखिए राकेश त्रिपाठी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता, उनका इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज ये बात स्पष्ट हो गई कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जिस तरह से पीड़ितों की आवाज उठाना एक गुनाह मान लिया गया था, योगी आदित्यनाथ जी उस समय जो पीड़ितों की आवाज उठाने का काम कर रहे थे, गोरखपुर के तत्कालीन सांसद थे, उन पर मुकदमा दर्ज करके अपनी राजनीतिक मंशा के आधार पर जो परेशान करने का प्रयास किया था, आज सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम मोहर उस पर लग गई कि अब इस मामले में मुकदमा चलाए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आज उस जाहिलियत भरी जहनीत को भी एक करारा तमाचा है जो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को केवल मुकदमे के आधार पर फंसा करके उनको परेशान करने की मंशा रखते हैं। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि चुनाव के दौरान मुफ्त की योजनाओं की घोषणा और बाद में उनके अमल से अर्थव्यवस्था को हो रहे नुकसान पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। शीर्ष अदालत ने अब मामले को 3 जजों की बेंच के पास भेज दिया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग और केंद्र सरकार दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा। 3 जजों की बेंच मामले की सुनवाई अब 4 हफ्ते बाद करेगी। बिल्कुल, और देखिए चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा है कि इस मामले में विस्तृत सुनवाई की जरूरत है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। मतदाता तय करता है कि कौन सी पार्टी जीतेगी, लेकिन लोकतंत्र में असल ताकत मतदाता के पास ही है। मुफ्त सुविधाओं की घोषणा ऐसी स्थिति पैदा कर सकती है कि राज्य की आर्थिक सेहत बिगड़ जाए, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कोर्ट इस तरह के मामलों में आखिर किस हद तक दखल दे सकता है। और यह भी कहा गया है कि कई गैर जरूरी चीजों का भी वादा पॉलिटिकल पार्टीज कर जाती है, जिसका मकसद वास्तविक जन कल्याण नहीं बल्कि बस पार्टी को लोकप्रिय बनाना होता है।
और देखिए, हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी नेता और सोशल मीडिया स्टार सोनाली फोगाट की मौत पर अब अहम खुलासा हुआ है। दरअसल गोवा पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि सोनाली फोगाट को जबरदस्ती ड्रग्स पिलाया गया था। गोवा के आईजी ओमवीर सिंह बिश्नोई ने कहा है कि सोनाली के पोस्टमार्टम के बाद हमने पूरे मामले की जांच अब शुरू कर दी है। सोनाली फोगाट के भाई की शिकायत के बाद हमने हत्या का मुकदमा भी दर्ज किया है। बिल्कुल, आपको बता दें कि इसके साथ ही आईजी ओमवीर सिंह ने यह भी कहा है कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और उन्हें फॉरेंसिक टीम के साथ मौकाए वारदात पर ले जाया जा रहा है। पुलिस की तरफ से यह भी बयान दिया गया है कि उस पार्टी में 2 और लड़कियां भी थी जिनकी पहचान कर ली गई है और उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। सोनाली फोगाट की संदिग्ध मौत के पीछे साजिश की बू पहले से ही आ रही थी। सोनाली के भाई रिंकू ढाका ने गोवा के अंजुना पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की थी। और देखिए, इस पूरे मामले पर आईजी गोवा का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। उन्होंने इंटेंशनली एक्यूज को लिक्विड में कोई ऑब्नॉक्सियस केमिकल मिला करके पिलाया, जिसके बाद विक्टिम अपने सेल्फ में नहीं रह पाई। फिर उसको संभाला जाता है और दूसरे शॉट में भी देखा कि उसको लिक्विड में कुछ पिलाया जा रहा है। तो ये पूरा मामला जो है श्वेता, वो एक अलग एंगल लेते हुए जा रहा है, क्योंकि एक हार्ट अटैक से ये पूरा मामला शुरू हुआ था। सोनाली फोगाट की मौत यही वजह बताई जा रही थी, अहम वजह, लेकिन अब ये मामला ड्रग्स तक पहुंच गया है। बिल्कुल, शुरुआत में ये भी बताया जा रहा था कि इसमें कोई भी, ये जो तीसरा एंगल जिसकी बात सामने अब आ रही है कि साजिश हुई है, कोई साजिश की बू, इसको सिरे से नकार दिया गया था। लेकिन अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे पता चल रहा है कि कुछ और भी लोग हैं जो शामिल हो सकते हैं सोनाली फोगाट के इस मौत के पीछे। चले हम बढ़ेंगे आगे और रुक करेंगे अगली खबर का। बात करेंगे जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में एलओसी पर घुसपैठ की एक कोशिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है, जिसमें 3 आतंकवादी मारे गए हैं। आतंकवादियों ने उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के उरी सेक्टर के कमालकोट इलाके में मदिया नानक चौकी के पास घुसने की कोशिश की। आतंकियों के घुसपैठ वाला वीडियो भी सामने आ चुका है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो सेना के ड्रोन ने कैद किया है और इसी वीडियो फुटेज को देखने के बाद सेना का पाकिस्तान से भारत में घुसपैठ की जानकारी हुई। बिल्कुल, और आतंकियों ने सेना पर भारी गोलीबारी की, जिसके बाद सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की। मारे गए आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए। सेना के अधिकारियों ने बताया है कि पिछले 72 घंटों में आतंकवादियों के घुसपैठ का ये तीसरा प्रयास था, जिसे नाकाम किया गया। तो लगातार जम्मू कश्मीर से ऐसी खबरें आती रहती हैं श्वेता, लेकिन जिस तरीके से हमारी सेना इस पूरी मुहिम के खिलाफ काम कर रही है, वाकई काबिले तारीफ है। बिल्कुल, देखिए यहां जीरो टॉलरेंस की नीति पहले से ही अपनाई जा रही है और कहीं ना कहीं ये बड़ी वजह है कि जो ये घुसपैठिए हैं, जो आतंकी हैं, वो इस बात से बौखलाए हुए हैं, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत हमारी सेना ने कई आतंकियों को मार गिराया है और सीमा पर जो खास करके घुसपैठ की कोशिश करते हैं तो कई बार उनकी ये नाकाम कोशिश जो है वो सामने आई और इन सभी को नाकाम कर दिया गया, उनकी इन कोशिशों को, जो कि नापाक कोशिशें थी। लेकिन इस बीच फिर से ये खबर सामने आई है, सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी और एक बार फिर से हमारी सेना ने उसे नाकाम कर दिया है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करें बाढ़ और बारिश की। देखिए, चमोली में 19 किलोमीटर की पैदल हेमकुंड साहिब की यात्रा में रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी हेमकुंड साहिब पहुंच रहे हैं। 22 जून को हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले गए। हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के अनुसार अब तक 1,82,000 श्रद्धालु श्री हेमकुंड साहिब में मत्था टेक चुके हैं और अभी भी मौसम पूरी तरीके से सुहाना है। मौसम अच्छा रहने की वजह से श्रद्धालुओं में काफी जोश नजर आ रहा है। बिल्कुल, आपको बता दें कि हर साल चमोली में बारिश अपना कहर दिखाती है और बद्रीनाथ यात्रा के साथ हेमकुंड साहिब की यात्रा लगातार प्रभावित होती है। वही इस बार बारिश का कहर देखने को मिला, लेकिन पहले की अपेक्षा बारिश से यात्रा में बाधा कम पहुंची। अभी भी काफी संख्या में श्रद्धालु श्री हेमकुंड साहिब का रुख कर रहे हैं, जिसमें काफी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। 2022 से श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा का शुभारंभ हुआ था और आज तक अगस्त लास्ट है तो लगभग 1,84,000 यात्री श्री हेमकुंड साहिब जी के दर्शन दीदारे करके जा चुके हैं। पवित्र कुंड में सबने स्नान किया। जुलाई अगस्त में भले बारिश का मौसम था, लेकिन हेमकुंड साहिब की यात्रा पे इसका कोई खास असर नहीं पड़ा।
यात्रा रूटीन से चलती रही है और यात्री भी वाहिगुरु का नाम लेकर श्री हेमकुंड साहब जी के दर्शन करके वापस गए हैं। चलिए, तो इसी के साथ 2 दूनी 4 में आज श्वेता और शिखा के साथ फिलहाल इतना ही।